शाह हवेली में उसका इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया। बीजान ने उसकी हजारों बलाएं ली। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, बिल्कुल अपने नाम की तरह हूर है मेरी बच्ची। जबकि वो बेजार सी शक्ल बनाई बैठी रही। महिमा इतनी प्यारी सी भाभी के आ जाने पर दिल से अपने भाई के लिए खुश थी। कितना प्यारा भाई था उसका। हमेशा उसने महिमा का खुद से बढ़कर ख्याल रखा था। उसकी हर ज़रूरत, उसकी हर ख्वाहिश को खुद से पहले रखा था। ज़मान जैसे बदकुमाश बंदे के साथ शादी करने पर भी वो इसलिए राज़ी हो गई थी कि वो उसे 2-4 बार धमकी दे चुका था कि वो उसके भाई को नुकसान पहुंचा देगा। वो कैसे अपने भाई की जान खतरे में डाल सकती थी, वो भाई जो उसका साया बना रहा था हमेशा। अब महिमा की बारी थी। मीर की तरफ से सिग्नल मिलने पर उसने ज़ारून को हवेली चलने को कहा था, जबकि ज़ारून जानता था कि भाई ने सबको बता दिया होगा और वो घर वालों का सामना करने की पोजीशन में ना था अभी। चलना यार ब्रो, सबको खुद ही हैंडल कर लेंगे। परेशानी की क्या बात है इसमें? उन्होंने बुलाया है तो साफ जाहिर है कि वो सब सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। सो रिलैक्स रह और चल। रात के तकरीबन 12 बजे वो दोनों हवेली एंटर हुए। सद शुक्र के सब सो चुके थे। एहान ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। वो किस खुशी में? ज़ारून को समझ ना आया। अरे यार, सुबह तुझे सब घर वालों को फेस जो करना है इसलिए बोला। एहान ने जल्दी से बात बदली। सुबह की सुबह देखेंगे, अभी तो चलकर सोते हैं। ज़ारून ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। हो सकता है ब्रो ने रात का भी कोई इंतज़ाम कर रखा हो तेरे लिए, सो ध्यान से जाना। एहान मायनी खेस सा कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि ज़ारून अभी तक उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ पल्ले ना पड़ा तो सर झटक कर चल दिया। मगर रूम की लाइट ऑन करते ही जो मंजर उसे नजर आया वो उसका खून खौलाने को काफ़ी था। कमरा उस वक्त ऐसे था जैसे चोर फिर कर गए हों। हर चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसके परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, हेयर ब्रश, चप्पल, जगह जगह बिखरी उसकी चीज़ें, शर्ट्स, कोट, टाइज, फाइल्स, तकिए और कुशन। बेड की शीट आधी से ज़्यादा ज़मीन पर लुढ़क रही थी, आधी ऊपर थी। कमरा क्या कबाड़ खाना लग रहा था। जबकि वो मोहतरमा मज़े से ब्लैंकेट ओढ़े खूब ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। ज़ारून ने इंतहाई तैश में आकर उसको बाजू से पकड़कर खड़ा करके उठा बिठाया था। वो नींद में झूलती चरसियों की तरह फिर से ढह गई। जब भी वो उसे फिर से खींच कर उठा गया। बाबा जानी, थोड़ा और सोने दें प्लीज़। वो आंखें खोले बिना ही नींद में बुड़बुड़ाई। ज़रा अपनी आंखें खोलकर देखने की जहमत कर लें तो पता चल जाए कि बाबा जानी के दामाद जानी का कमरा है ये। वो चबा चबा कर बोला और झिझोर कर उसे सीधा बिठाया तो हुरिया की नींद भग से उड़ी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे हैरत से देखते हुए सिचुएशन को समझने की कोशिश में थी। अगर मुझे निहार लिया हो तो बताना पसंद करोगी कि मेरे कमरे के साथ इस तकरीबकारी का मतलब क्या है और यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो घुर्राया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उठाकर खिड़की से नीचे लॉन में फेंक दे उसे। ओह हेलो मिस्टर, मुझे भी कोई शौक नहीं था इधर आने का और ना ही मैं मरी जा रही थी तुम्हारे सो कॉल्ड कमरे में आने को। बेहतर होगा अपने घर वालों से पूछो जाके जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। इल मैनर्ड लोग हो तुम सब के सब। जिसे देखो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी दूसरों पर थोपता फिर रहा, अपनी मर्जी दूसरों पर थोपता फिर रहा है। वो भी बिना लिहाज रखे खुलकर बोली, शट अप। मेरे घर वालों के बारे में बोलते हुए खास ख्याल रखना और उठकर ये सब समेटो। शावर लेकर निकलूं तो सब अपनी अपनी जगह पर चाहिए मुझे। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। वो तड़क कर बोली, चलो देखते हैं, फिर मैं आता हूँ 10 मिनट में। वो कपड़े उठाए वॉशरूम में जा घुसा, जबकि नूरिया उसकी वार्निंग को सुनी अनसुनी करती आराम से कंबल लपेट कर फिर से सो गई। करीब 15 मिनट बाद जब वो ब्लू ट्राउज़र शर्ट पहने टॉवल से बाल रगड़ते हुए बाहर निकला तो सब वैसा ही पड़ा था और मैडम पूरी दीदा दलेरी के साथ उसके बेड पर कब्जा जमाए पिसर कर सो रही थी। ज़ारून ने गुस्से से तौलिया स्टैंड पर डाला और आगे बढ़कर कंबल उसके ऊपर से खींचा, मगर कोई असर ना हुआ। जबकि उसका पर्पल सिल्क का खुला सा ट्राउज़र जो अब ऊपर होकर उसके गूंदे गए मैदे जैसी नर्मो मुलायम पिंडलियों को आया कर रहा था। उसने फ़ौरन नज़रें फेरी और उसको इस बार बाजू से पकड़कर अपने सामने घसीट कर खड़ा कर दिया। मैंने कुछ कहा था तुम्हें? वो लड़की ज़ारून का ज़ब्त आजमा रही थी अब के, और मैंने भी जवाब में कुछ कहा था। वो दू बदू बोली, अच्छा ओके, तुम ज़रा रिपीट करोगी अपनी बात कि तुमने क्या कहा था, क्योंकि तब मैंने सुनना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अब सुन लिया? हुरिया ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर रिपीट किया। तो फिर तुम क्या हो मेरी? यकदम वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला। नम बालों से उठती शैम्पू की खुशबू, पुरकशिश नकूश, हल्की बियर्ड, घनी मूँछों तले भिंचे पिंक होंठ। उसे हैरत हुई क्योंकि उसने इतने पिंक होंठ लड़कों के कभी नहीं देखे थे।
उसके मिजाज की तरह तीखी नाक, बिलाशुबा वो किसी भी लड़की का ड्रीम बॉय हो सकता था। इतने गौर से मत देखो, अक्सर लड़कियां मेरे प्यार में पड़ जाती हैं मुझे देखने के बाद। बहुत पास। ज़ारून की तमस्कर उड़ाती आवाज़ पर वो होश में आई। ये मुंह और मसूर की दाल। वो अपनी झींप मिटाने को मुंह बिगाड़ कर बोली, खैर साफ करो ये सब फौरन। ज़ारून ने बेड पर नीम दराज होते हुए उसे ऑर्डर लगाया, मुलाजमा से करवा लेना, मुझे नहीं आता ये सब, हमारे घर मुलाजिम करते हैं सब काम। वो कहकर आगे बढ़ने लगी जब अचानक ज़ारून ने उसे झटका देकर खुद के नज़दीक किया। ये क्या बदतमीज़ी है, वो झटपटाई थी। जब बखेरना आता है तो समेटना क्यों नहीं आता, और अगर मुलाजमा वाला काम नहीं होता तो चलो बीवी वाला काम कर लो, वो तो कर ही लोगी। उसकी इस कदर मायनी खेज बात पर हुरिया को लगा सारा खून निचड़ कर उसके चेहरे पर सिमट आया। ज़ारून को पता था ये तरीका काम कर जाएगा। चॉइस इज़ योर्स। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए उसके चेहरे के जाविये देखे। बहुत ही कोई घटिया तरीका है ये, वो हवास बहाल करते बोली। था तो। ज़ारून ने आईब्राउ उचकाई। दफ़ा हो जाओ तुम जाके कहीं, दफ़ा हो तुम जाके कहीं। उसने भी अब के ज़ारून की आंखों में आंखें डालकर कहा। यकलखती ज़ारून ने उसे बेड पर गिराया और उसकी तरफ झुका। माइंड योर लैंग्वेज लेडी, छोड़ो मुझे जंगली कहीं के। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, वो जो बेड से लगाए हुए था। जब काफ़ी जोर आजमाई के बाद भी रिहाई ना हुई तो उसने कोशिश तर्क कर दी। जब ही वो शराफत से पीछे हटा। उठो और समेटो इस सबको। अब की बार हुरिया ने बिना कोई बहस किए चीज़ें उठाकर अपनी अपनी जगह पर रखना शुरू की। जब ही बेध्यानी में उसका पाँव स्प्रे बॉटल पर आया और नतीजे में वो स्लिप होकर दबीज कालीन पर पड़ी थी। ज़ारून का कहकहा बिसाख्ता था। ज़्यादा गुस्सा भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बहुत मुश्किल से वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, जबकि उसके सामने गिरने पर वो शर्म से मरने को थी। जब भी गुस्से से फुंकारी, मरो तुम कहीं जाकर। खैर अब इतना जालिम भी नहीं हूँ मैं कि भरी जवानी में तुम्हें बेवा कर दूं, उसने चिढ़ाते हुए कहा। जवाबन उसने वही मनहूस स्प्रे वाली बोतल उठाकर उसे मारी जो बहुत तेजी से वो कैच कर चुका था। सुबह ही सुबह काजिम शाह, दुर्राब शाह, एहान मुराद और मीर शाह ज़ारून पर नजरें जमाए बैठे थे, जो कि उनके कल के फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यह आपने अच्छा नहीं किया भाई, उसने नरोठे अंदाज में मीर को देखकर कहा। कोई भी फैसला लेने के लिए 3 महीने काफ़ी होते हैं ज़ारून शाह, और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि खुद अपने लिए फ़ैसला कर लो, बाद में मुझसे गिला मत करना कि मुझे मौका नहीं दिया था। मीर ने बहुत आराम से उसे याद दहानी करवाई। मगर मैं उसे नहीं रखना चाहता। उसको जब भी देखता हूँ उसका बाप नज़र आता है उसमें मुझे। मैं मज़ीद कुछ गलत ना कर जाऊँ उसके साथ, वो झुंझलाए अंदाज में बोला। तो फिर छोड़ दो, सिंपल। मैं उसे वापस छोड़ आऊँगा और उसका बाप भी यही चाहता है। मीर ने जानबूझकर ज़ारून के सामने हसन शाह का इरादा जाहिर किया, क्योंकि वो जानता था कि किसको किस तरह से काबू करना है, कहाँ कौन सी बात करनी है, और हस्बे तवक्को निशाना बिल्कुल ठीक लगा था। हसन शाह का नाम सुनते ही उसकी आंखों से शरारे फूटने लगे थे। अब अगर तुम खुद ही हसन शाह की मंशा के मुताबिक ये सब करना चाहते हो तो शौक से करो, वरना हसन शाह की बेटी को यहाँ रखना उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। मीर शाह ने उसे गुर की बात बताई। तो ठीक है, लेकिन अगर वो उस बुढ़े से मिलने के लिए गई तो इस हवेली में दोबारा उसके लिए कोई जगह ना होगी, ये बात समझा दीजिएगा उसे। हम क्यों समझाएं भाई, तुम खुद ही समझा देना। उन्होंने आराम से दामन बचाया। ज़ारून खामोशी से कुछ सोचता कमरे से निकल गया। मीर ये सब ठीक रहेगा, कहीं वो बदले के चक अपने साथ साथ उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना कर दे। हम भी बेटियों वाले हैं। काजिम शाह इस सब पर मुतमईन नहीं थे। दादा जान, हमारे पास और कोई चारा नहीं, और इनके दरमियान जो रिश्ता बन चुका है वो अपने आप में बहुत ताकत रखता है। शुरू शुरू में दोनों झुठलाएंगे भी और झटपटाएंगे भी, मगर बहुत जल्द दोनों इस रिश्ते के आगे सरेंडर कर देंगे। मीर शाह की बात में वज़न था। बाकी आप बीजान पर छोड़ दें, वो घर के मामलात को जिस तरह समझदारी से हैंडल करती हैं, और हवेली में उसकी हम उम्र लड़कियां मौजूद हैं, सब मिलकर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द हुरिया इस घर में एडजस्ट हो जाएगी। बाकी ज़ारून की ब्रेन वॉशिंग के लिए हम सब मौजूद हैं। हम उसे यूं अपने साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। बहुत जल्द वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। रही बात हसन शाह की, तो उसको अपनी बेटी एक ना एक दिन तो किसी ना किसी के साथ बयानी ही थी। हाँ, ज़ारून शाह के साथ तो उसने खैर सोचा भी ना होगा। अब इतना तो उसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक है। सभी ने उसकी बात से एग्री किया था। बरखुरदार, तुम्हारे क्या इरादे हैं आगे के?
خیر سے اب تو پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور جاب بھی بہت اچھی ہے تمہاری، اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا۔ شادی وادی کا کیا سوچا ہے؟ اگر کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہے تو بلا جھجک بتا دو، ورنہ تمہاری بی جان کے ذمہ لگاتے ہیں یہ کام۔ میرے خیال میں بہت پھر لیا کنوارے۔ زارون کا مسئلہ حل ہوا تو کاظم شاہ نے ایحان کو گھیر لیا۔ ایحان نے گڑبڑا کر پہلو بدلا، جبکہ میر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ بچپن سے ساتھ تھا وہ ان سب کے، اور اس نے ایحان کے کردار میں کبھی کہیں جھول نہیں دیکھا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ جس کا بھی ہم سفر ہوتا وہ خوش نصیب ٹھہرتی۔ صورت سیرت وہ کسی معاملے میں بھی کم نہیں تھا۔ میر شاہ کو اس سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ ایحان اور ماہمہ کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا اگر ان دونوں میں سے ایک بھی خود اپنے لیے آواز بلند کرتا، مگر ایحان نے اپنی ساری قابلیت، اپنی شخصیت کو ایک سائیڈ پر رکھ کر خود کو ملازموں کی لسٹ سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی۔ اور دوسری طرف ماہمہ، چاہے ایحان کے جذبات سے باقی سب کی طرح ناآشنا تھی، مگر پھر بھی اسے اپنے لیے بولنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھی خود کو اس حویلی کے احسانوں تلے دبا ہوا سمجھ کر چپ چاپ زمان جیسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ کیسے کچھ کرتا جب وہ خود دونوں ہی ہمت نہیں کر رہے تھے؟ آج بھی ماہمہ خود ترسی کا شکار ہو کر زمان کا جبر برداشت کر رہی ہے، مگر اپنے لیے کسی سے بات نہیں کرے گی، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے بھی سب چھپا رہی تھی۔ اسے قسموں وعدوں میں جکڑ کر خاموش کرواتی رہتی تھی، اور ایحان برسوں بعد بھی آج بھی ویسے ہی اپنے جذبات اپنے دل میں چھپائے اکیلا ہی اس خاردار راستے پر بنا کسی منزل کا تعین کیے چل پڑا تھا اور چل رہا تھا۔ جانے کیا ہونا تھا آگے؟ نہیں دادا جان، ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، پلیز آپ بی جان سے ایسا کچھ مت کہیے گا، ورنہ آپ کی زوجہ محترمہ میری جان کو آ جائیں گی۔ ایحان نے دل پر لگے ہر وقت رشتے زخموں سے نگاہ چراتے خود کو قدرے سنبھال کر کہا، اور آخر میں اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کو کاظم شاہ کو چھیڑا۔ سب کہا لگا کر ہنس دیے۔ میر شاہ ماتھا مسلتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ وہ کل شام سے غائب تھی، رات بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اوشنا کی اس حرکت پر میر کو بے حد طیش آیا تھا۔ وہ بے دلی سے تیار ہوتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ زارون ناشتے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ کمبل سمیت قالین پر گری پڑی تھی۔ پتہ نہیں بھنگ پی کے سوتی ہے یہ لڑکی۔ اس نے اسے قالین پر آرام سے سوتے دیکھا تو رات کی اس کی بات یاد آئی۔ میں نے سب سمیٹ دیا ہے، اب اٹھو، مجھے سونا ہے۔ زارون جو آرام سے اپنے موبائل میں مصروف بیڈ پر لیٹا تھا، اس کی بات پر نظریں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سونا ہے مجھے، کم سنائی دیتا ہے کیا؟ وہ عاجز آ چکی تھی اس بندے سے۔ تو اب کیا اللہ کا سو جا کر کے سلاؤں تمہیں؟ زارون بھی چڑ گیا تھا اسے تھانے دارنیوں کی طرح سر پر سوار دیکھ کر۔ واٹ؟ حوریہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مطلب یہ کہ سونا ہے تو جا کر سو جاؤ، میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ وہ بے نیازی سے کہتا پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کہاں سو جاؤں؟ اٹھو یہاں سے۔ نیا حکم آیا۔ اوہ ہلو، ہوش میں تو ہو؟ ٹھکانے پر تو ہے نا آپ کے ہوش میڈم؟ یا گرنے سے تمہاری یادداشت چلی گئی ہے؟ یہ میرا بیڈ ہے اور یہاں میں سوتا ہوں، تو میں کہاں سوؤں؟ سامنے صوفہ پڑا ہے، میرے خیال میں کافی ہوگا تمہارے لیے، اتنی سی تو تم ہو۔ زارون نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کا طول عرض بتایا۔ حوریہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا، کیونکہ اس کی ہائٹ بالکل ٹھیک تھی، بس زارون کے سامنے وہ چھوٹی لگتی تھی۔ ہاں، سب تمہاری طرح بے ڈھنگے لمبے تگڑے نہیں ہوتے نا۔ اس نے زارون کی ٹال ہائٹ کو ہٹ کیا۔ زارون نے اسے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، کیونکہ سامنے والی بھی اس کی ٹکر کی ہی تھی۔ عجیب مزہ سا آ رہا تھا اسے الجھنے میں اسے۔ آرام سے اٹھ جاؤ، لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں میں۔ حوریہ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ورنہ کیا کرو گی؟ زارون اس کی وارننگ کو ہوا میں اڑا گیا۔ میں ابھی کے ابھی نیچے جا کر شور مچا کے سب کو اکٹھا کر لوں گی، تو اس سے کیا ہوگا محترمہ؟ میں انہیں بتاؤں گی کہ ان کا جاہل بدتمیز بیٹا مجھے سونے نہیں دے رہا، اس لیے لائے تھے وہ لوگ مجھے یہاں۔ کیا تم بتاؤ گی یہ؟ تو میرے خیال میں سب کو ہی پتا ہوگا، بھلا شادی کے بعد فرسٹ نائٹ کون پاگل سوتا ہے؟ زارون مزے سے کہہ کر موبائل پر جھک کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا، جبکہ وہ اس کی اس قدر کھلی گفتگو پر ہونکوں کی طرح منہ کھولے کھڑی تھی۔ انتہائی کوئی لوفر قسم کے انسان ہو تم۔ وہ اب رونے کو تھی، نیند سے الگ برا حال تھا۔ سو جاؤ آ کے، زارون نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، اب یہ مت کہنا کہ میں صوفے پہ جاؤں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میں یہ صوفہ کھیلنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔
टीनेजर्स की तरह। मगर हुरिया उसके साथ बेड शेयर करने का रिस्क हरगिज़ नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो अजीब बेढंगे तरीके से सोती थी, बल्कि सोते हुए सारे बेड पर घूमती थी। सोती वो किस साइड पर थी और उठती किसी और साइड पर। नहीं, मैंने नहीं सोना बेड पर। ओके, तुम्हारी मर्जी। वो आराम से कंबल ओढ़ कर लेट चुका था। लाइट ऑफ कर देना जब कोई फैसला कर चुको तो। ओके, गुड नाइट। जब ही हुरिया ने गुस्से में आगे बढ़कर उस पर से कंबल खींचा। ये क्या बेहूदगी है? वो बरहम हुआ। बेड तुम्हारा हुआ, कंबल मेरा हुआ, ये कहते वो आराम से सोफे पर जाकर लेट गई। गुस्सा तो ज़ारून को उसकी हरकत पर बहुत आया, मगर अब उसे खुद भी नींद आ रही थी। 2 बज रहे थे, कंबल तो रूम में एक ही था। उसने बिना कोई बहस किए उठकर कबर्ड से साफ बेडशीट निकालकर वही ओढ़ ली। शुक्र था कि रूम हीटर की वजह से ठंड का एहसास बहुत हद तक कम था। बेड पर नहीं सो सकती, मगर मेरा कंबल यूज़ कर सकती है। बहुत आला लॉजिक है तुम्हारी। वो फिर भी बाज ना आया, जबकि एक पल के लिए हुरिया को लगा जैसे कंबल नहीं, खुद हारून शाह लिपटा है उससे। उसका दिल बेख्तियार धड़का, मगर क्या करती, मजबूरी थी। उसे सर्दी लगती भी बहुत थी, चाह कर भी कंबल खुद से दूर नहीं कर सकी। ज़ारून रात के ख्यालों को झटकता आगे बढ़ा। वो लेट हो रहा था। दिल तो किया उसे तपाने का, मगर फिर कुछ सोचकर उसने आगे बढ़कर उसे कालीन से उठाकर बेड पर लिटा दिया, क्योंकि वो जानता था ये भी बहुत था उसको चिढ़ाने को। वो मुस्कुराते हुए अपना यूनिफॉर्म लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया।